फोरम होना चाहिए जिसमें कि जुडिशरी और हुकूमत और बाकी इदारे मिलकर जो पॉलिसी इश्यूज हैं उनमें कुछ ना कुछ राब्ता-ए-कार तय कर सकें। तो ये अभी बिल्कुल मुकम्मल ब्रेकडाउन है जुडिशरी का इंतज़ामिया से, जिसके नतीजे में एक बहुत बड़ा इंतज़ामी बहरान जो है वो मुल्क उसका सामना करता है और कर रहा है। हम चाहते हैं कि इस तरह का एक सेटअप क्रिएट हो जिसमें कि जो बड़े फैसले हैं, हमने जो बाकी केसेस भी देखे हैं, नैब के मुकदमात हैं, बाकी मुकदमात हैं, इनमें जो एक तवालत है वो एक पाकिस्तान के अवाम के लिए एक बड़ी जो है वो समझिए कि एक मसला बना हुआ है। इन मामलात के ऊपर जुडिशरी को हम समझते हैं कि एक ऐसा सेटअप होना चाहिए जिसमें कि हम मिल बैठ के इन मामलात का कोई हल जो है वो निकाल सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम एक्सपर्ट्स और आज के पैनल का हिस्सा हैं अयाज खान साहब, आमिर इलियास राना साहब, फैसल हुसैन साहब, ब्रिगेडियर रिटायर हारिस नवाज साहब और मोहम्मद इलियास साहब। नाज़रीन, तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट को 4 साल मुकम्मल होने वाले हैं। इक़्तिदार में आने से पहले और उसके बाद इदारों में इस्लाहात के बड़े बड़े दावे किए गए, लेकिन इस तमाम अरसे में इन दावों पर अमल होता हुआ दिखाई नहीं दिया। आज वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने वफाकी काबीना के इजलास के बाद ब्रीफिंग दी है। अदालती निज़ाम और स्टे ऑर्डर की तादाद पर उन्होंने तशवीश का इजहार किया और उन्होंने ये भी बताया कि टैक्स मुकदमात, सरमायाकारी और इंतज़ामी तैनातियों पर स्टे ऑर्डर से मुल्क को नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान पहुँच रहा है। हर माह 150 से ज़्यादा स्टे ऑर्डर का सामना है, जिसकी वजह से गवर्नमेंट के खरबों रुपए फंस चुके हैं और मुल्क में इंतज़ामी बहरान पैदा हो गया है। उन्होंने स्टे ऑर्डर्स का मामला चीफ जस्टिस पाकिस्तान के सामने उठाने का ऐलान करते हुए इस ज़रूरत पर जोर दिया कि इंतज़ामी अमूर में गैर ज़रूरी इल्तवा को ख़त्म करने के लिए गवर्नमेंट और आला अदलिया के दरमियान एक फ़ोरम बनाया जाए। इसी मुनासबत से आज एक्सपर्ट्स के लिए पहला और बड़ा सवाल है। ब्रिगेडियर साहब, मैं आपसे आगाज़ कर रही हूँ। जिस तरह से हुकूमत ने, वज़रा ने अदालती निज़ाम पर तशवीश का इजहार किया है, ख़ासतौर पर स्टे ऑर्डर्स को लेकर, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट सिस्टम में तब्दीली लाना, इस्लाहात की बात तो करती आ रही है, पुलिस इस्लाहात हों, अदालती निज़ाम में इस्लाहात हों, आपके ख्याल में अब चूँकि वो इस निज़ाम पर तशवीश का इजहार भी करती है, तो इन इस्लाहात ना होने का आपके ख्याल में ज़िम्मेदार कौन है? दुआ देखें, बात यह है कि बिल्कुल ये बहुत ही ज़रूरत है, जिसमें नेशनल एक्शन प्लान में भी ये जिक्र था कि जुडिशल रिफॉर्म्स होंगी, पुलिस रिफॉर्म्स होंगी, मदरसा रिफॉर्म्स होंगी और बहुत ज़्यादा रिफॉर्म्स करने चाहिए, टैक्स रिफॉर्म्स होंगी, एफपीआर को ठीक किया जाएगा। तो लेकिन इतना बड़ा स्टेलमेंट हुआ है। व्हाट आर द रीजंस? रीजंस आर, नंबर 1, द गवर्नमेंट हैज़ नो मेजॉरिटी आपके पास, और फिर अपोजिशन और गवर्नमेंट में डेडलॉक है। आई ब्लेम गवर्नमेंट के, इसमें गवर्नमेंट का कसूर है कि उनको दे शुड हैव क्रिएटेड अ बेटर एटमॉस्फेयर इन द नेशनल असेंबली, ताकि एक नेशनल इशूज़ के ऊपर कंसेंसस होता और जो अपोजिशन और जो गवर्नमेंट मिल के लेजिस्लेशन कर सकते, जिसमें जुडिशल रिफॉर्म ज़रूर होनी चाहिए थी विद द रिकमेंडेशन ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, कि वो क्या रिकमेंड करती हैं और फिर आगे उसकी कमेटीज होती हैं, वो डिस्कस करती। सबसे बड़ा हमारे मुल्क में जो सिस्टम गड़बड़ हो रही है वो है जुडिशरी की, इसलिए कि गवर्नमेंट और जुडिशरी, मैंने हमेशा ये कहा था, इट इज़ नॉट कि वो कोई अपने इंटरेस्ट में हो, नेशनल इंटरेस्ट के अंदर दे मस्ट वर्क टुगेदर। अगर ये बैठ के ये डिसाइड कर लेते हैं कि दीज आर द केसेस जिसमें एफपीआर के टैक्स केसेस हैं जो 2 से 3 हज़ार अरब रुपया है, प्लस उसके बाद नैब के अकाउंटेबिलिटी की जजेस के केसेस जो चल रहे हैं केस में, बड़े मेगा करप्शन केसेस, ये सबको बैठ के कम से कम टाइम फ्रेम के अंदर इनका हल निकाल लिया जाता, तो आज बहुत बड़ा ये मसला हल हो गया था पाकिस्तान की इकोनॉमिक क्राइसिस। एटलीस्ट डोमेस्टिक जो हमारी है ना प्रॉब्लम, वो काफ़ी हद तक ख़त्म हो गई होती है और गवर्नमेंट तरक्याती प्रोग्राम भी कर रही होती, डैम पे पैसा भी खर्च कर रही होती और आवाम की सहूलत के लिए भी पैसा होता, वो भी हम नहीं कर सके हैं। इसके लिए सबसे पहले ये कि एक बेंच और बार का जो नेक्सस है, दिस मस्ट बी फिनिश्ड। प्रॉब्लम ये है कि यही लॉयर्स होते हैं, ये जज बनते हैं, फिर जज बनने के बाद इनके ही कोलीग्स होते हैं जो लॉयर्स होते हैं, तो वो एक ऑटोमेटिकली एक प्रॉब्लम हो जाती है कि दे हैव टू लुक आफ्टर ईच अदर, दे कांट गो अगेंस्ट इट। फिर आपके साथ में एक जो लॉयर्स का एक ये एक्टिवेशन ज़्यादा हो गई, एक्टिविज्म ज़्यादा हो गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट आप देख लें किस तरीके से क्या कुछ किया गया, ये एक अलहदा प्रॉब्लम्स हुई हैं। इसलिए मैं ये बात करता हूँ कि ये कहीं ना कहीं इसका हल निकालना चाहिए। इसके लिए हुकूमत को और अपोजिशन को बैठना चाहिए कि असेंबली इज़ द राइट फॉरम। लाइकवाइज हाई कोर्ट के जो जजेस हैं वो उनकी सिलेक्शन का सिस्टम भी चेंज होना चाहिए। देखें, बात यह है कि जो हुकूमत आती है, पॉलिटिकल गवर्नमेंट आती है,
वो अपने मर्जी की जो वैकेंसीज होती है वो अपने लॉयर से फिल कर लेती है, जो उनके जस्ट पे क्लोज लॉयर्स होते हैं वो जज बन जाते हैं, फिर वो एक दूसरे के इंटरेस्ट लुक आफ्टर होते हैं। आई एम नॉट कॉजिंग एनी पर्सन ऑफ जुडिशरी, आई एम टॉकिंग जनरल। इसलिए ये सिस्टम को ठीक करने के लिए ये बहुत ही जरूरी है, और इस पर चीफ जस्टिस पाकिस्तान हैज टू टेक, नए बने हैं, ही शुड टेक स्टेप फॉरवर्ड, वो आगे बढ़ें और देखें कि गवर्नमेंट में बैठ के कैसे ये मसाइल हल होते हैं। वही सिस्टम चल रहा है, वही पुराना सिस्टम चल रहा है। अरबों रुपए के अगर केस स्टे हो जाती हैं, 150 केस एक महीने में हो जाए, आप सोचें कितना पैसा गवर्नमेंट का स्टे हो रहा है, इससे आपके कितने मसाइल हो रहे हैं। आई विश कि ये सब बैठ के इसका कोई ना कोई हल निकाले, हुकूमत, जुडिशरी और हमारी लॉ। हल असेंबली में है, असेंबली में इसको कहीं ना कहीं इसको डिस्कस करना चाहिए। ठीक जी, आमिर साहब। देखिए जी, बात सिंपल सी है कि हुकूमत अदालती निज़ाम में इस्लाहात लानी चाह रही है, तो अटॉर्नी जनरल, लॉ मिनिस्टर, इन सब को साथ होना चाहिए। और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस से ज़्यादा इसके लिए खुद आला अदलिया से इनडायरेक्ट रब्ता, जो अटॉर्नी सबसे ज़्यादा मौसर आदमी हैं, उनको होना चाहिए। आप जब इस तरह के काम करते हैं तो उससे अदलिया के अंदर एक, वो खुद भी कहते हैं हमारे यहाँ खामी है, लेकिन जब आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे होते हैं तो बेसिकली आप अदलिया की बजाय आम आदमी से मुखातिब हो रहे होते हैं। तो ये बात तो इमरान खान साहब 22 साल से कर रहे हैं, 25 साल से कर रहे हैं, लेकिन इसका इजहार इस तरीके से, मेरा ख्याल है कि इनको ताउन में मुश्किलात पेश आएंगी। बिल्कुल पैसे हमेशा से अदालतों के अंदर सिर्फ FBI के नहीं, सारी सरकार के, और आम आदमी को तो FBI ने कभी पैसे वापस ही नहीं किए। वो जो टैक्स पे करता है और रिफंड के नाम पे इतना बड़ा चक्कर है कि कोई पैसे ले ही नहीं सकता। तो बात बस सिर्फ अब इतनी है कि इनको बैठना चाहिए और बतौर पार्लियामेंट पहले से अपना सब बैठ के बात करें, कोई पैकेज बनाएं कि हमने करोड़ रुपए कर्जे भी लिए हैं अदालती निज़ाम की इस्लाह के लिए। सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जजेस को उनका कमीशन का सरबराह भी बनाया गया, लेकिन अमल दरामद जीरो पे चला जाता है। देखें, जब चीफ जस्टिस जाते हैं एक आ जाता है कि जी इतने लाख, इतने हजार केसेस पेंडिंग मौजूद हैं, और जब मैं आया था तो इतने थे, जब मैं गया हूं तो इतने हैं। असल इशू सिर्फ वहीं की वहीं खड़ा रह जाता है कि जब आप अदलिया के साथ इंटरेक्शन को एक समझते हैं कि एक ऐसा मसला बन गया कि जी ये तो पता नहीं नाकाबिले इस्लाह है। ठीक है, अब भी गवर्नमेंट ने बात कर दी है कि जी हम बात चाहते हैं कि इस्लाह हो, लेकिन इस्लाह के लिए सबसे पहले यहाँ पे भी हुकूमत को अपने रवैये में तब्दीली लानी होगी। कोई ऐसा फोरम तश्कील दें जिसमें तमाम अदलिया की तरफ से मुअस्सर नुमाइंदगी हो, बार हो, बैठ के गवर्नमेंट बातचीत करे और प्लान करे कि जी बिल्कुल जैसे इस्लाहात लानी है, स्टे ऑर्डर खत्म करने हैं, उसका क्या होगा। अब ये कह रहे हैं ना हम इतनी इस्लाहात लेके आ रहे हैं, नैब का केस इतने में होगा। नैब पे तो पहले ही 3 महीने के अंदर केस करने के लिए ऑर्डर मौजूद है, लेकिन आप चेक कर लें कि अगर कोई मुल्जिम मांगता है इल्तवा, उससे ज्यादा नैब इल्तवा मांगता है। दोनों तरफ से एक जैसी तैयारी होती है कि जी नहीं हम तो बिल्कुल सजा दिलवाएंगे और हमने बचना है। यही काम गवर्नमेंट का है कि जब उनको ये पता चल गया है 3000 FBR के अड़े हुए हैं और मोनोपोली कमीशन के कितने ऑर्डर हैं ऐसे जिनके ऊपर स्टे मौजूद हैं, बड़े बड़े जो ये चीनी माफिया है जिनके नाम रोजाना आते हैं कि जी वो स्टे ले लेते हैं और रुक जाते हैं। तो उसमें गवर्नमेंट को बड़े भाई का किरदार अदा करना है, अदलिया को बाजू बनाना चाहिए, और उसके अंदर ये भी नहीं होना चाहिए, हालांकि हुकूमतों के साथ बड़ा ताउन करती है अदालतें जब किसी तरफ से बाज़ाब्ता तौर पे ताउन की बात की जाती है। जी आपको चाहिए भी यही, एक खत प्राइम मिनिस्टर लिखें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को, दावत दें कि जी हम हमारे ये इश्यूज हैं, हम इस पे बात करना चाहते हैं, आप बताएं किन लोगों को ऐसा मुकर्रर कर दिया जाए कि आपको भी फायदा हो, अदलिया को खुद। सही अदालती निज़ाम की जब इस्लाह होगी, आम लोगों को फायदा होगा, तो गवर्नेंस के इशू पे भी आएगा, क्योंकि वो कहते हैं ना कि ये तो गवर्नेंस करप्शन के नाम पे मुख्तलिफ बाकी चीजों पे आ रहा है। तो ठीक है, अगर आपको 3.5 साल के बाद ये ख्याल आ ही गया है ये इश्यूज ऐसे हैं, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ने एक दफा नहीं कहा, कई दफा ये बातें कही हैं कि अदालतों से बड़े बड़े मुल्जिम जमानत में चले जाते हैं, लेकिन अदालत ने कानून के मुताबिक जाना होता है। तो जहां कहीं गैप नजर आ रहा है, गैप को बैठ के इदारा जाती बुनियाद पे हल करें, और अटॉर्नी जनरल जैसा सबसे बड़ा इदारा है उसे मजबूत बना के और इस्तेमाल करें ताकि पाकिस्तान के आम आदमी के हक में फैसले हो सकें। जी ऐसा
देखिए, फवाद ने 3 बातों पे जोर दिया। एक तो FBR के स्टेज के हवाले से कि जी अरबों रुपये फंसे हुए हैं और ज़ाहिर है वो नुकसान हो रहा है, कौमी खजाने में आ नहीं पा रहे। दूसरा उन्होंने कहा कि जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं उनके लिए अलहदा अदालतें हम बनाना चाह रहे हैं, क्योंकि ओवरसीज़ के हवाले से भी बहुत शिकायत हैं। वो बेचारे यहाँ कोई जायदाद ख़रीदते हैं, उस पर कब्जे हो जाते हैं और ये मामला एक मुद्दत से चलता आ रहा है। फिर नैब, ज़ाहिर है सबसे बड़ा तो इशू नैब है गवर्नमेंट के लिए, क्योंकि वो जो समझते थे कि हमारे पास बड़े सबूत हैं और ये पड़े होंगे, सबको सज़ाएं मिल रही होंगी और सब जेल के अंदर होंगे। जैसे आज भी फवाद ने कहा कि मैं आदम एतमाद तो नहीं देख रहा, बहुत सौ को जेल में देख रहा हूँ। ज़ाहिर है वो हर गवर्नमेंट की ख्वाहिश होती है, जो मुखालफिन है वो किसी तरीके से जो और अगर समझ रहे हैं कि जी वो उन्होंने करप्शन की है और इनका तो गालिबन ईमान है इस चीज़ पे कि उन्होंने करप्शन की हुई है, तो इसलिए उन्हें जेल जाना चाहिए। उस हवाले से तो बात ठीक है। मैं ये नहीं कहता कि ओवरऑल बहुत ज़्यादा खामियाँ अदलिया में, बेशुमार कॉम्पिटेंट अपराइट जजेस मौजूद हैं, लेकिन एक तासुर ऐसा बन गया हुआ है स्पेशली छोटी अदालतों में बहुत ज़्यादा। ये तो हायर कोर्ट्स के जजेस साहिबान भी कह रहे होते हैं कि बहुत ज़्यादा करप्शन होती है और माजरत के साथ ऊपर भी बहुत करप्शन के वाले। जिस मुल्क में ये कहा जाने लगे कि यार वकील क्या करना है, जज कर लो, तो ज़ाहिर है इससे बड़ा और क्या वो सिंबल हो सकता ना इंसाफ़ी का कि लोग यहाँ तक बात करना शुरू हो जाएं। ये बहुत अफसोसनाक बात है, नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अदलिया सबसे ज़्यादा जब कमज़ोर होती है तो मेरा ख्याल मसाइल सबसे ज़्यादा पैदा होते हैं उस हवाले से कि ओवरऑल माशरा एक जवाल का शिकार होना शुरू हो जाता है। क्योंकि अगर फैसले ठीक हो रहे हों, वक्त पे हो रहे हों, तो फिर चीज़ें ठीक चलती हैं। जब आपको सज़ा का खौफ नहीं होता ना, तो फिर सब कुछ कर गुजरते हैं। और हमारी रूलिंग इलीट इवन ये बात कर रही होती है कि बासर के लिए कानून और है और जो आम आदमी है उसके लिए कानून और है। मतलब जो बासर है, मैं शहबाज शरीफ साहब जब वज़ीर आला थे वो बारहा कहा करते थे कि इस मुल्क में इनकलाब आएगा अगर रूलिंग इलीट ने मामला ठीक ना किए। इनकलाब तो खैर इस मुल्क में नहीं आता, इस मुल्क के लोगों की मेहरबानी, जैसे आज फजल रहमान कह रहे थे कि मैं सलाम पेश करता हूँ इस कौम को और आवाम को कि बेड़ा गर्क हो गया महंगाई से, लेकिन इसके बावजूद वो आराम से सब्र करके बैठे हुए हैं और किसी इनकलाब की तरफ नहीं जा रहे। वो तो बात ठीक है, लेकिन कहीं से चीज़ों को ठीक करना पड़ेगा। और वो जो आमिर ने शुरू में बात की थी ना, पहले आप कोई बैकडोर डिप्लोमेसी करें इसके हवाले से जी। पहले वहाँ मामला ठीक करें, जैसे आप इंडिया से किया करते हैं, वो आपके बैक चैनल डिप्लोमेसी हमेशा चलती रहती है। तो उसके लिए एक पेज पे आके जब वहाँ से भी आपको ये गो हेड मिल जाए कि हाँ वाकई कुछ चीज़ें हैं जिस पे हम बैठ जाते हैं और इस्लाहात कर लेते हैं, कोई नई अदालतें। देखिए ना, बात होती है जी स्पीडी ट्रायल, जी वो ओवरसीज के लिए हम स्पीडी ट्रायल करना चाह रहे हैं, तो ओवरऑल स्पीडी ट्रायल क्यों नहीं हो सकता? सब मतलब एक चीज़ अदलिया भी तय कर ले और फिर ये नहीं कि सिर्फ अदालत पे वो जिम्मेदारी हो। जैसे आमिर कह रहे थे कि अगर नैब उसमें मांग रही है, एक्सटेंशन मांग रही है, उसमें टाइम ज्यादा मांग रही है, तो वहां भी फिर एक सजा का कानून होना चाहिए। सिर्फ ये नहीं कि अदालत को आप बुरा भला कह के, और बाकी यहाँ तो होता ही है ना कि सबसे ज्यादा तो वकील डिले कर रहे होते हैं ना जी। आज मेरी तो कराची में वो समात लगी हुई, जी मैंने वहां जाना है इसलिए नहीं आ सकता, कभी वो वकील साहब बीमार हो जाते हैं, तो ये मामला इसी तरह कभी गवाह पेश नहीं हो पाता। तो इसको ओवरऑल इसको स्ट्रीमलाइन करने की जरूरत है, ओवरहॉलिंग करने की जरूरत है, वरना ये बातें हैं वो करते रहेंगे, वो 5 साल पूरे हो जाएंगे। सही। फैसल साहब देखिए, दुआ अगर कोई आपसे या हमसे कोई सवाल पूछे क्या इस मुल्क की अदालतों से इंसाफ मिल रहा है और हम मसलियतन जो है वो खामोश रहें, तो हमारी खामोशी में जो है ना वो जवाब मौजूद है। इस मुल्क से इंसाफ, इस मुल्क की अदालतों से इंसाफ मिल रहा है या नहीं मिल रहा। अभी हुकूमत वफाकी वज़ीर इत्तलात है, 3.5 साल के बाद जो है वो सवालात उठा रहे हैं। भाई हुकूमत का काम सवालात उठाना तो नहीं है, आप इस्लाहत करें ना। सवालात तो एक आम आदमी उठाएगा, आप किस बात के सवालात उठा रहे हैं? अगर आप समझते हैं अदालतों से इंसाफ नहीं हो रहा तो ये इस्लाहत लाना भी आप ही की जो है वो जिम्मेदारी है। नवाज शरीफ साहब जब तीसरी दफ़ा की वज़ीर आज़म बन के फारिग हुए और जो उनके साथ जो अदालती मामलात हुए, तो उनका बड़ा
तारीखी नौइयत का बयान जो है ना वो रिकॉर्ड पे मौजूद है। उन्होंने कहा कि अब मुझे अंदाज़ा हुआ कि वकील करना जो है ना बड़ा महंगा काम है, इसमें तो बड़े जो है ना मेरे तो बड़े पैसे खर्च हो गए। मतलब इस बात से कतई नजर है कि नवाज शरीफ साहब के साथ जो भी मामलात हुए हो, बहरहाल वो एक पैसे वाले आदमी तो है ना, तो जब एक पैसे वाला आदमी फीस दे के इतना परेशान हो जाए कि वो ये कहने पे मजबूर हो जाए कि मेरे तो बड़े पैसे खर्च हो गए, आम आदमी तो इस मुल्क में आम आदमी के साथ क्या होता होगा। ये जो एयाज साहब बात कर रहे हैं ना कि वकील करने के बजाय जज कर लो, मैं आपको बताऊं ये सिस्टम भी तब्दील हो गया। अब ऐसे मुल्क के अंदर वकील हैं जो पूरा पैकेज डील करते हैं, जिसमें वो अदलिया भी संभालते हैं और डिपार्टमेंट भी संभालते हैं। खास तौर पे नैब, FI, एंटी करप्शन, रेवेन्यू, 4-5-6 डिपार्टमेंट ऐसे हैं जिसमें पैकेज वकील जो पैकेज डील करता है उसमें ये भी डील उसकी डीलिंग का हिस्सा होता है कि वो जो IO है उसकी भी वो हैंडलिंग करेगा, आपकी मर्जी की जो है वो रिपोर्ट जो इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट भी बना कर देगा, तो पूरा का पूरा वो पैकेज जो डील होता है। तो एक आम आदमी ये पैकेज डील करने वाले वकील से किस तरह जो है वो खिदमात जो है उसकी ले सकता है। ना इस मुल्क में फौरी इंसाफ है, ना इस मुल्क में जो है वो सस्ता इंसाफ है। सही। और जो आम आदमी का सबसे ज्यादा जो ताल्लुक पड़ता है वो पड़ता है मातहत अदालतों से, छोटी अदालतों से। आप यकीन करें कि वहाँ जो करप्शन है ना, अगर इस मुल्क में करप्शन को नापने का कोई पैमाना होता, कोई मेयारात होते किस डिपार्टमेंट में कितना करप्शन है, तो शायद मातहत अदालतों का जो करप्शन है वो टॉप 3 के इदारों में जो है वो ये शामिल होता। लेकिन इस मुल्क में एक तहरीक चली थी अदलिया की आज़ादी की जी, पूरा मुल्क जो है उस तहरीक के हाथों जो है वो कई महीनों तक, शायद इससे भी ज्यादा जो है वो यलगमाल बना रहा। सही। उस तहरीक की आज़ादी की कामयाबी का भी जो है ना बड़ा जश्न मनाया गया। तो हुआ क्या उस आज़ादी अदलिया की तहरीक का, उसका हुआ क्या, कुछ इसका जवाब है उस तहरीक का फातेह कौन हुआ, उसके जो है वो सम्राट किसके पास गए। हमारे वज़ीर आज़म साहब ने जब नई पार्टी बनाई, हम उस जमाने में रिपोर्टिंग करते थे, तो इन्होंने इनका कहना था, ये हर इज्तिमात में, हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात कहते थे कि मैंने तहरीक इंसाफ का नाम में इंसाफ इसलिए रखा है कि इस मुल्क में सिर्फ एक मसला है। उस जमाने में करप्शन की वो बात नहीं करते थे, अदालतों की सिर्फ बात किया करते थे। बिल्कुल शुरू की बात बता रहा हूँ मैं आपको जी, कि इस मुल्क में इंसाफ नहीं है। और मैंने इस मुल्क में इस पार्टी का नाम तहरीक इंसाफ रखा है कि मैं इस मुल्क में लाके अदालतों को ठीक करूंगा। ठीक है। यही वज़ीर आज़म साहब है, यही उनकी पार्टी है, यही उनका वज़ीर इत्तलात है। 3.5 साल बाद जो है अदलिया की कारकर्दगी पे जो है वो सवाल उठा रहे हैं। सवाल नहीं उठाए भाई, मसलाइल को हल करें, इंसाफ फराहम करना आपकी जिम्मेदारी है, जवाब उठाना आपकी जिम्मेदारी नहीं है। बिल्कुल, अब वो वक्त है कि आप उन्हें जवाब देना होगा। जी, मोहम्मद इलियास साहब आप हमारे साथ हैं, मुझे सुन पा रहे हैं आप? आपके ख्याल में इस्लाहात ना होने का जिम्मेदार कौन है? जी, मैं सवाल आपसे रिपीट कर रही हूँ इलियास साहब। हुकूमत के वज़रा ने अदालती निज़ाम पर तशवीश का इजहार किया है। अब PTI तो दावा करती आई है इस्लाहात लाएंगे, हर इदारे में इस्लाहात की बात करती आई है। आपके ख्याल में इस्लाहात ना होने का जिम्मेदार कौन है? देखना 3.5 साल गुजर गए हैं, अभी भी गवर्नमेंट ये इस बारे में कर रही है कि जी इस्लाहात लाने चाहिए अदालती निज़ाम में। दूसरे महकमे में गुड गवर्नेंस के मामले में अभी तो CBR के 3,000 अरब रुपए जो फंसे हुए हैं उस पर बातचीत की जा रही है। 3,000 अरब रुपए की बजाय आप देखें जो सूरत हाल है कि ये इसके बारे में माजी में भी काम होता रहा। डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटियां बनाई जाती है जिसमें अदलिया के और टैक्स के नुमाइंदे और दूसरे भी लोग जो थे इसमें लिए जाते थे, और ताकि इसमें वफाकी मुतसिब है, दीगर अदारे हैं जो इस पर काम करते हैं। लेकिन जो है कि गवर्नमेंट को तो चाहिए था कि अगर रेवेन्यू का शॉर्टफॉल है तो इस मामले पर तो देखना चाहिए था। इसी तरह स्टेट बैंक में कितने डिफॉल्ट के कर्जे फंसे हुए लोगों के, तो ये तमाम चीजें गुड गवर्नेंस लाना गवर्नमेंट की जिम्मेदारी थी। गवर्नमेंट को चाहिए था कि गवर्नमेंट ने कहा था कि हमारे पास 200 के करीब कंसल्टेंट हैं और वो कंसल्टेंट इनके लिए काम करेंगे, वो इस्लाहात लेके आएंगे। क्योंकि इकोनॉमी अगर आपकी ठीक होगी, बोले कि तमाम माशी जो पहिया आपका वो बेहतर अंदाज में चल सकेगा, लेकिन आपके रेवेन्यू की लीकेज हो जाती है। इस तरह मुख्तलिफ चीजें अदालती निज़ाम में क्योंकि इंसाफ लेट मिलता है तो उस पर भी ये भी एक बड़ा मसला है।
तो ये तमाम जो चीजें हैं ये गवर्नमेंट को चाहिए था कि इसको पहले सॉल्व करते, इनको देखते, बजाय के दूसरे मामला जिस करते पॉलिटिकल मामला के साथ ये मामला भी देखना बड़ा जरूरी था। लेकिन इस मसलों पर तो आज तक किसी ने कुछ किया ही नहीं है। अब आके जब गवर्नमेंट जाने लगी है तो अब जाके इनको याद आने लग गया कि ये भी मसला था, ये भी मसला था, ये भी मसला। तो पैसे तो फंसे हुए, इसके लिए तो गवर्नमेंट को चाहिए कि ये निकालने चाहिए पैसे। इसके लिए इस जो बनानी चाहिए, मुसालती कमेटियां बनानी चाहिए जो इनके बैठ के डिस्प्यूट का रेजोल्यूशन करें चैम्बर की सतह पर, और जिसमें बिजनेसमैन भी वो सारे, ताकि जो रेवेन्यू बनता है वो रेवेन्यू मिलना चाहिए ताकि गवर्नमेंट का पहिया चले जाए। बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है, बिल्कुल जी, आपने सही कहा है। इस्लाहात ना होने की जिम्मेदार ज़ाहिर है गवर्नमेंट है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात करती है। जिस तरह फैसल साहब ने भी जिक्र किया कि इस पार्टी को बनाते वक्त इमरान खान साहब क्या कहा करते थे, तो अदालती निज़ाम में जब इंसाफ की बात करेंगे तो ज़ाहिर है इस सिस्टम को तहरीक इंसाफ ही ठीक कर पाएगी। एक्सपर्ट्स की राय आप जान चुके हैं, अभी ब्रेक ले लेते हैं। हम ब्रेक से वापस आएंगे। हमारा दूसरा सवाल है, बेकाबू महंगाई में गुर्बत में कमी के दावे कितने दुरुस्त हैं, राय लेते हैं ब्रेक के बाद। तो मेरा जो 5 साल के बाद इंशाअल्लाह 2023 में जब हमारी असेसमेंट की जाएगी, मैं सिर्फ एक चीज़ देखूंगा कि क्या हमारे दौर में पाकिस्तान में गुर्बत कम हुई, अगर खुशहाली हुई तो क्या खुशहाली का फल नीचे तक गया। और ये याद रखें कोविड का दौर है जब दुनिया के अंदर अमीर तरीन मुल्कों में भी गुर्बत बढ़ी है, यानी जो गरीब जो निचला तबका है वो पिसा है। तो अभी भी जो वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है, पाकिस्तान में गुर्बत कम हुई है, थोड़ी सी है लेकिन हुई कम है। नाज़रीन, मुल्क में महंगाई मुसलसल बढ़ रही है। बिजली, पेट्रोल, गैस और अशिया ज़रूरिया की कीमतें ऊपर से ऊपर जा रही हैं, जबकि आवाम की कुव्वत ख़रीद बिल्कुल ख़त्म होकर रह गई है। आज भी गवर्नमेंट ने पेट्रोलियम मसनूआत मज़ीद महंगी करने का इंदिया दे दिया है, और वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ये कहते हैं कि पेट्रोल महंगा करने के अलावा कोई चारा नहीं है। ये भी इत्तलात आ रही है कि आइंदा दिनों में बिजली की फ़ी यूनिट कीमत में एक बड़ा इजाफा होने जा रहा है। गवर्नमेंट की हालिया रैंकिंग में वजारत ख़जाना का 17वां नंबर है, और मिनिस्टर अपनी कारकर्दगी से वज़ीर आज़म को मुतासिर करने में नाकाम रहे हैं। इसके बावजूद प्राइम मिनिस्टर मुसलसल ये दावा कर रहे हैं कि मुल्क में मुआशी तरक्की हो रही है, गुर्बत और महंगाई कम हो गई है, जो गवर्नमेंट की सबसे बड़ी कामयाबी है। अयाज साहब, मैं आपसे आगाज़ करूंगी, चूँकि एक और पेट्रोल बम गिरने वाला है आवाम पर। आपके ख्याल में जो प्राइम मिनिस्टर साहब दावा करते हैं और वज़रा भी कहते हैं कि महंगाई में कमी वाक़ हो गई है, गुर्बत में कमी हो रही है, लेकिन ये सूरत हाल उस तरह से नज़र नहीं आ रहा, आपको क्या लगता है कि ये दावे दुरुस्त हैं जो आम लोगों को नज़र नहीं आ रहे, शायद एक्सपर्ट्स को नज़र आए? अच्छा, एक तो आपने वो कहा कि 17वां नंबर है, वो तो अब ठीक हो जाएगा, टॉप 10 में आ जाएंगे, क्योंकि अरबाब शहजाद से आज उनकी मुलाकात हो गई है। ठीक है, वो एक मसला तो हल हो गया, इसलिए वो तो टेंशन आप छोड़ दें। अब फिर ब्रिगेडियर साहब ने एक जून का वक्त दिया था, अब प्राइम मिनिस्टर साहब ने 5 साल का वक्त दे दिया है। तो ब्रिगेडियर साहब की चूँकि बात हमने मान ली थी, तो प्राइम मिनिस्टर की बात से कैसे इनकार कर सकते हैं। तो मेरा ख्याल है 5 साल इंतज़ार कर लेते हैं। हमने ब्रिगेडियर साहब का इतना इंतज़ार किया ना, इतना अरसा, बिल्कुल, और हम इंतज़ार करते रहे कि जून में शायद को मुआवजा हो जाए, नहीं हुआ। अब ये वर्ल्ड बैंक, IMF और ये जो आदाद शुमार का जो गोरख धंधा होता है, इसमें जो गुर्बत कम होने के दावे होते हैं, ये मेरी समझ से तो बाहर है। मेरी तो गुर्बत कम से कम नहीं हुई, जो प्राइम मिनिस्टर साहब के दावे के मुताबिक उसमें और इजाफा हो रहा है, क्योंकि जब तक प्राइसेस नहीं रुकेंगी, बिजली देखें ना, अभी वो चाहे फ्यूल एडजस्टमेंट है, लेकिन वो 4 रुपये यूनिट फिर जब एक्स्ट्रा आपने देना पड़ता है, वो पता लगता है जी वो 60 यूनिट यूज़ हुए थे, 4,500 का बिल आ गया। उसमें आप कैसे दावा कर सकते हैं कि गुर्बत कम हो गई? नो मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, ऐसी बात नहीं है। जब तक एक तो कमोडिटीज़ हैं रोज़ की, जो रोज़मर्रा अशिया आप इस्तेमाल कर रहे हो, वो बहुत महंगी होती जा रही हैं। आप जितनी बार जाएंगे वो लेने, वो पहले से ज़्यादा प्राइस पे आपको मिलती है। एक तो वो हो गई, वो अपनी जगह बहुत जुल्म की बात है। लेकिन जब तक आप ये स्पेशली बिजली में आपको बताऊँ, पेट्रोल में मानता हूँ आपके इख्तियार में नहीं है। अभी यूक्रेन के क्राइसिस की वजह से इंटरनेशनल मार्केट में प्राइसेस बहुत बढ़ गई। अच्छा, वो बिल्कुल बढ़ानी चाहिए। 15 दिन पहले प्राइम मिनिस्टर साहब ने नहीं बढ़ाने दी थी, लेकिन अब कितनी देर आप मतलब वो करेंगे? अब यही होगा कि प्राइम मिनिस्टर साहब पता चलेगा जी को 12-13 रुपए की वो डिमांड थी, उसमें कोई 7-8 रुपए या 6 रुपए जितने भी उन्होंने इजाज़त दे दी कि जी इससे ज़्यादा मैं बोझ नहीं डाल सकता।
वो सब कुछ अपनी जगह मौजूद है, लेकिन ये मुस्तकिल हल नहीं है चीज़ों का, क्योंकि इकॉनमी आपके हवाले से ग्रो कर रही है, आपके इशारे बहुत ऊपर जा रहे होंगे, लेकिन आम आदमी को रिलीफ नहीं मिल रहा। बिल्कुल ऐसे ही है। जब तक बिजली, सबसे बड़ा गैस का और बिजली, ये दो ऐसी चीज़ें हैं, मुझे नहीं याद पड़ता अपने बचपन में, इवन टीन एज में, इवन बहुत अरसा उसमें के बाद भी, कि कभी हमें महसूस हुआ हो कि बिजली का बिल बहुत आ गया या गैस का बिल बहुत आ गया। अब सबसे ज़्यादा बड़ा अजाब लोगों के लिए हर महीने जो होता है वो बिजली का, स्पेशली बिजली का बिल होता है। कुछ समझ ही नहीं आ रही होती ना, आप सारा कुछ बंद कर देती हैं। वो बड़ी अच्छी बात की थी मरियम नवाज साहबा ने, वो ट्वीट किया था कल या परसों में कि ये पहली गवर्नमेंट है जिसके दौर में लोग खुद अपने ऊपर लोड शेडिंग मुसल्लत कर रहे हैं। और वाकई दिल करता है कि ये लोड शेडिंग होनी चाहिए, कुछ 2-4 घंटे तो बिजली बंद रहे, क्योंकि हम तो चलें वो एहतियात क्योंकि कर नहीं सकते ना, दफ्तर बैठे होते हैं, घर में चूँकि बच्चे और बेगमात हैं, उनको कैसे समझाएंगे? उनको तो लाइट के बगैर मज़ा ही नहीं आता, वो तो लाइटें जितनी ज़्यादा होंगी उतने सुकून में होते हैं, क्योंकि उनको आप उस तरह से समझा नहीं सकते। बिल आपने देना होता है ना। बिल्कुल। हाँ, एक सूरत है कि बिल आप जो है ना वो बेगम को दे दें कि जी इतने का बिल है, ये पैसे ले लो, आपने देना है। उसके बाद मेरा ख्याल कोई हमारी तो मैशत इस तरह ठीक हो सकती है, वरना तो हम इसी तरह। मतलब गवर्नमेंट से मायूस हैं, स्ट्रेटजी बना रहे हैं आप? मैं अपनी स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी, अपनी स्ट्रेटजी। जी फैसल साहब क्विकली पूछिएगा। दुआ एक जुमला एयाज साहब से पूछना है बस मैंने। जी पूछें। वो एयाज साहब ने क्या घर में बेगमात हैं, तो ये कोई गलत तो नहीं बोल गया कि? नहीं, मैं अयाज खान हूँ, कोई और नहीं हूँ। मैं हर बंदे की अपनी बेगम है ना, उस हवाले से सबकी बेगमात घर पे है ना यार। जमा में उन्होंने बात की है। मैंने घर वापस भी जाना है फैसल जी। आमिर साहब नहीं, मैं अयाज हूँ, इसीलिए मैंने बता दिया। एक बीवी पे जिंदा है लेकिन शर्मिंदा नहीं है। आमिर साहब। आमिर साहब बात और जी सिर्फ कि अयाज साहब ने जो बात कही, मरियम नवाज के ट्वीट के हवाले दिए, ये वो हैं जो रोजाना की बुनियाद पे लोग फेस कर रहे होते हैं। क्योंकि प्राइम मिनिस्टर जब किसी एक इंटरनेशनल इदारे की रिपोर्ट में यह आता है कि गुर्बत कम हुई तो उसका हवाला दे दिया, जब एक दूसरा इंटरनेशनल इदारा यही कहता है कि जी करप्शन में इतने % इजाफा हुआ तो उसकी तौजीहात दे दी। तो ठीक है, बेचारे हर वक्त तो आम आदमी के लिए लड़ते रहते हैं, मरते रहते हैं, परेशान होते हैं, रात को नींद भी नहीं आती। उन्होंने कहा था ना कि मैं तो सो नहीं सकता कि मुझे इतनी वो है। एक तरफ पाकिस्तान में आसानियां हैं, वो बेड की एक साइड पे करवट लें तो कुछ और फील होता है, बेड की एक साइड पे करवट लें तो कुछ और फील होता है। जाहिर है एक तरफ वो है जो वजीर आजम है, एक तरफ वो है जो आम आदमी का दिल रखते हैं। लेकिन जब सेंटर में दिमाग की पोजीशन पे बंदे के ऊपर प्रेशर आता है तो फिर वो वर्ल्ड बैंक की इस तरह की रिपोर्ट का हवाला देने पे मजबूर हो जाता है। बात सीधा सा फार्मूला है कि अभी आ चुका है कि फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस के नाम पे हर महीने 3 रुपए 4 रुपए इजाफा पर यूनिट अलग से आता है, और फिर IMF के मुतालबे की बुनियाद पे जो बेसिक प्राइस है गैस और बिजली की वो अलग से इजाफे में जाती है। आज भी रिपोर्ट आई है कि 1 जुलाई से 4 रुपए बेसिक में इजाफा होगा। पहले कहा जाता था कि जी वो नवाज शरीफ दौर में लोगों को सब्सिडी गलत दे दी गई, बिजली सस्ती दे दी गई तो खजाने के ऊपर बोझ इतना बढ़ गया। फिर इन्होंने ये बताया कि हम तो जितना ये बिजली की वजह से नुकसान हो रहा है ये हम सारा दिसंबर 2020 में ख़त्म कर देंगे। वो बयानात भूल गए, वजीर भी भूल गए, वजीर बदल दिए कई करके, ताकि वो कह सकें जी ये तो किसी दूसरे वजीर ने दिया था। जैसे वाबदा साहब फरमाया करते थे कभी कि बस अगले चंद हफ्तों में रेडी वाला भी टैक्स दे रहा होगा और टैक्स लेने वाले भाग के जाएंगे कि लो हमसे टैक्स ले लो, क्योंकि लोगों को दिल तो इसी तरह बहलाया जा सकता है ना, क्योंकि काम तो आता ही कोई नहीं है ना, ये काम करने के लिए कोशिश करते हैं। अब एक प्राइम मिनिस्टर है, उसके साथ यही शौकत तरीन की जब से एडवाइजरी, सेनेटरशिप और वजारत शुरू हुई है, उसके आखिरी दिन तक के बयान देख लें, ये कुछ और सुनाया करते थे और अब ये कुछ और सुनाते हैं, क्योंकि हुकूमत के अंदर आके ख्वाब देखना और दिखाने का फर्क बहुत मजे का होता है, क्योंकि फिर आपके मामला ठीक हो रहे होते हैं। लेकिन ये जो गरीब आदमी जिसका कहा जाता है, आप देखें कि सोशल मीडिया पे क्या हर एक ने जाली बिल डाले हुए होते हैं कि जनाब 50 यूनिट 100 यूनिट खर्च किए और 4800 रुपए बिल आ रहा है। गवर्नमेंट कहती है 30 रुपए 18 रुपए यूनिट दे रहे हैं हम, 22 रुपए यूनिट दे रहे हैं।
तो बिल और रेट का इजाफा प्लस टैक्स, वो जमीन आसमान का फर्क बना हुआ है। लेकिन संजीदगी से इस मसले के हल के लिए बैठा ही नहीं गया, सिर्फ नोटिस लिया गया। क्योंकि अब भी हम प्राइम मिनिस्टर से अपील करेंगे कि नोटिस लेना छोड़ दें, सिर्फ चेकिंग शुरू कर दें कि मसाइल हैं क्या। आप उन लोगों से मिलें जो आपके एमएनए डायरेक्ट इलेक्ट होके आए जी, आप उनके साथ सिर्फ उनकी सुन लेंगे ना। तो आपने एडवाइजरों और स्पेशल असिस्टेंटों की एक फौज जफरे मौज अपनी काबीना में रखी हुई है, तो आपको काफी हद तक अंदाजा हो जाएगा। और एक दो पार्लिमानी में आपको लोगों ने इस बात का एहसास कराया भी है। अगर सिर्फ ये कर लें तो आपके फैसले बदल जाएंगे। जी ब्रिगेडियर साहब, दुआ बात यह है कि बिल्कुल मिडिल क्लास जो है ना, ख़ास तौर पे वो बहुत डिफ़िकल्ट टाइम में है, और इसमें कोई शक नहीं कि महंगाई भी हुई है और दिन ब दिन बढ़ती भी जा रही है, और गवर्नमेंट इस पर फेल भी हो चुकी है। दे हैव नॉट बीन एबल टू कंट्रोल इट। आपने जो गैस की और बिजली के लॉसेज हैं, जो इलेक्ट्रिक लॉसेज हैं और गैस लॉसेज हैं, जिनके पाइपलाइन फटे हुए हैं या चोरी, वो हम रिकवर नहीं करते हैं, बल्कि इसके बजाय हम दिन ब दिन लोगों के ऊपर उसके यूनिट्स की कीमत बढ़ाते जाते हैं। सो दोनों चीज़ें होनी चाहिए, एक रिकवरी ऑफ लॉस और एक उसके बाद हम मेंटेन करें। नंबर 2 जो इम्पोर्टेंट चीज़ थी गवर्नमेंट की, वो थी हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, कि आपने पहले जो 2 दिन डैम थे 4-5 साल में 5 साल अगर हो जाते हैं तो उसकी क्या प्रोग्रेस है, आवाम को बताएं कि आपने कितना पैसा लगाया, कब तक ये डैम तैयार हो जाएंगे और उससे हम कितनी इलेक्ट्रिक करेंगे। लाइकवाइज अभी कालाबाग डैम की बात की जा रही है, जिसका जिक्र भी हुआ गया है। आई थिंक वो मुन सलाई ने भी बात की है, पेमेंट्स पाकिस्तान ने भी की है। ये एक बहुत ज़रूरी है, बट आई से तमाम सूबों के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो दूर करें। होता ये कि आप अनाउंस कर देते हैं सिंध को या फ्रंटियर को, जो KPK को एक तहफ़्फ़ुज़ात है वो हम दूर नहीं करते हैं। सो मेक अ प्रॉपर ब्रीफिंग प्रेजेंटेशन, हर एक के पहले उनको ब्रीफ करें, उस सूबे के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो दूर करें, देन मेक अ कॉम्प्रिहेंसिव प्लान एंड देन एवरीबडी विल अलाउ इट। देयर आर फोर्सेस इन पाकिस्तान जो पाकिस्तान को इस चीज़ों में से हाइड्रो इलेक्ट्रिक में सेल्फ सफिशिएंट नहीं होने देना चाहते। दे आर वर्किंग ऑन सम एजेंडाज, वो आइडेंटिफाई कर लें, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है। हमारे मुल्क का मसाइल जो मेन मसला है वो है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। अगर आप ये IPP और ये चीज़ें छोड़ देते हैं और आप सिर्फ इसके ऊपर जाते हैं, तो आप सोचेंगे कितनी 3, 4, 5 रुपए की आपको फी यूनिट पड़ता है, और उसके बाद आपकी उससे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, इंडस्ट्री, हाउस होल्ड्स, हर एक को ओवरऑल फ़र्क पड़ जाता है। ये हमारे मुल्क की रेसिपी है टू रिड्यूस द प्राइस इन द कंट्री एज फार एज ये, और उसके साथ पेट्रोलियम। पर फिर कहीं ना कहीं सब्सिडी गवर्नमेंट को देनी चाहिए जो पहली हुकूमतें देती थी। आई थिंक इस वक्त खास तौर पे सारी ऑपोजिशन इकट्ठी हो रही है, सब हुकूमत खिलाफ खड़े हो रहे हैं, और अगर आप इस टाइम पे बिजली भी बढ़ाते हैं और पेट्रोल भी बढ़ाते हैं तो और वी कैन इमेजिन कि हाउ इट इज गोइंग टू, ये बम कैसे फटेगा। तो ये गवर्नमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है, इससे बहुत बेहतर हो जाएगा। फैसल साहब, बम तो वैसे आपके टिकरों पे जो है फटना शुरू हो गया है कि वो 12 रुपए पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफे की समरी जो है भेज दी है। थोड़ी देर बाद किसी का ट्वीट आ जाएगा वज़ीर-ए-आज़म ने समरी मुस्तरद कर दी 12 की, अब 6 रुपए का जो है नहीं नजरसानी किया गया, 7 रुपए का इजाफा किया गया जो प्रेक्ट जी। तो ये बम तो बराबर फट ही जाएगा। देखिए वज़ीर-ए-आज़म साहब ने जो है ना खुद एक म्यार मुकर्रर कर दिया है। उन्होंने कहा था कि मेरी अपना गुजारा जो है वो मेरी तनख्वाह में नहीं होता। तो वज़ीर-ए-आज़म साहब अगर समझते हैं महंगाई खत्म हो गई है तो पहले वो ये बता दें कि उनका गुजारा होना शुरू हो गया है, तो हम भी समझ जाएंगे कि जो है वो महंगाई खत्म हो गई, वज़ीर-ए-आज़म साहब का जो है गुजारा होना शुरू कर दिया। लेकिन महंगाई एक ऐसी चीज़ है जो जिसके लिए किसी दावे की ज़रूरत नहीं है। इसके तो असरात होते हैं जो मेरे घर में भी आएंगे, वो आपके घर में भी आएंगे, वो हर इंसान के घर में आएंगे, चाहे वो अरबपति आदमी है, चाहे वो गरीब आदमी है, चाहे वो मिडिल क्लास आदमी है। ये जो ब्रिगेडियर साहब कह रहे हैं ना, मिडिल क्लास आदमी के लिए मुश्किल हो गया, अमीर आदमी के लिए भी मुश्किल हो गया है। जितनी महंगाई इस वक्त होती चली जा रही है और बढ़ती चली जा रही है। अच्छा, अमीर आदमी के लिए मुश्किल कैसे हो गया कि वो हो सकता है कि वो डायरेक्टली उसके ऊपर उसके असरात नहीं आ रहे हो, लेकिन उससे जो वाबस्ता लोग हैं अमीर आदमी से, उसके उन लोगों के ऊपर तो उस महंगाई के असरात आ रहे हैं ना, वो तो आगे डिलीवर नहीं कर रहा। तो हर आदमी जो है वो महंगाई से जो है वो मुतासिर हो रहा है। आप अलमिया देखें कि ये जो प्राइस कंट्रोल है, जो रोज़मर्रा की अशिया के इस्तेमाल की अशिया हैं, उनका जो प्राइस कंट्रोल, उसका कोई मैकेनिज्म ही नहीं है।
चले एक महंगाई तो वो है ना जो वर्ल्ड बैंक की पॉलिसियों से आ रही है, एक हुकूमत की नाहली से आ रही है, एक करप्शन से आ रही है, लेकिन कोई ये शायद दुनिया का वाहिद मुल्क होगा कि जिसने प्राइस कंट्रोल का कोई मैकेनिज्म ही नहीं है। वफाक से लेके सूबे तक, गली में, मोहल्ले में, किसी हर गली में अगर 3 गलियां हैं, 3 गलियों में हर ठेले वाला अपनी मर्जी के रेट पे चीजें फरोख्त कर रहा है। कोई मैकेनिज्म ही नहीं, जिसका जो दिल चाहे लूट मार कर ले, कोई किसी से पूछने वाला ही नहीं है। ठीक जी, इलियास साहब जी, यहाँ तो गवर्नमेंट प्राइम मिनिस्टर साहब कह रहे हैं कि मैं उसमें गुर्बत में कमी आई है। गुर्बत में तो कमी पता नहीं, उनके हिसाब से तो आई होगी, पता नहीं किस पैमाने से वर्ल्ड बैंक भी देखता है। अलबत्ता गरीब खत्म होते जा रहे हैं। जो गरीबों की एक लाइन थी कि वो जो निचले तबके के जो जिनको कहते थे कि कम आमदनी वाले लोग, वो खत्म होते जा रहे हैं। वो बेचारे तो अब ना होने के बराबर। अब जो दरमियाना दर्जे के लोग थे, जो दरमियाने मीडियोकर थे, वो गुर्बत का बड़ी बुरी तरह शिकार हैं। आप देख लें, कल भी तेल बढ़ गया, घी बढ़ गया, अब ऑयल दूसरा, क्योंकि अब तेल बढ़ रहा है। इसके अलावा जो महंगाई इतनी बढ़ गई कि लोगों की तो कुव्वत खरीद जवाब दे गई है। उनकी आमदन में कैसे इजाफा हुआ? अब ये देखते हैं कि सिर्फ चंद लोगों के, जो लोग जिनकी आमदन में इजाफा हुआ, जाहिर है जिन लोगों की आमदन में इजाफा हो, लेकिन सब में तो नहीं हुआ। तो ये देखना चाहिए, इनको देख के, सूरत हाल का देख के बात करनी चाहिए कि लोग भंसते हैं कि लोगों के घरों में बिजली के बिल से, तनख्वाह से बिजली के बिलों में लग जाती है, गैस के बिलों में लग जाती है, बच्चों की फीस में लग जाती है। खाएंगे क्या? जहाँ जिधर 1500 रुपए किलो गोश्त छोटा मिल रहा हो, जबकि सरकारी रेट उन्होंने 850 रखा हो, 900 रुपया रखा हो छोटे गोश्त का रेट, दाल 200 रुपए से कम ना होती हो, टमाटर 200 रुपये मिलता हो, करेले 400 रुपये जहाँ मिलते हो, कहाँ लोग कैसे खा सकते हैं? सब्जी नहीं खा सकते। तो पता नहीं कैसी बातें कर रहे हैं आप। रेट लिस्ट देखिए, रेट लिस्ट में जो सरकारी रेट लिस्ट आती है उसमें कम कर देते हैं, और उस रेट लिस्ट और जो मार्केट का जो है, लाहौर में मुख्तलिफ मुकामात पर मुख्तलिफ जगह पर चीजें, कीमतें बिक्री होती हैं हर जगह से। तो उस हिसाब से तो ये तो कहते हैं कि हमने कंट्रोल कर ली सरकारी लिस्टों पर। सरकारी लिस्टों पर तो कीमत कंट्रोल नहीं होती ना। इस तरह तो महंगाई तो क्यों है, बढ़ती जा रही है। आवाम से भी पूछ लें, प्राइम मिनिस्टर अपने उनसे पूछते हैं, मशीरों से पूछते हैं, कभी आवाम से भी आके पूछ लें कि उनको क्या बीत रही है। बिल्कुल, सारा मसला ये है कि आवाम से उन्हें पूछना चाहिए कि वाकई वो जो हमारे अदादो शुमार नज़र आते हैं, क्या वो रिलीफ वाकई लोगों को मिल भी रहा है या नहीं। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे। तीसरा सवाल हमारा है हरासानी और तशद्दुद केसेस। हम सवाल ये रखेंगे, सिंध गवर्नमेंट को संगीनी का एहसास क्यों नहीं? राय लेते हैं ब्रेक के बाद। चाहिए और ज़रूरत है मुझे, आज सबकी ज़रूरत है आज मुझे कि जो है मेरा साथ है और इनको जो है जवाबदारों को गिरफ्तार किया जाए। नाज़रीन, सिंध के तालीमी इदारों में जिनसी हरासानी और तशद्दुद के बढ़ते वाक़यात ने पूरे सूबे को हिला कर रख दिया है। मुबैना जिनसी हरासानी केस की मुतासरा डॉक्टर परवीन रिंद आज नंगे पाँव अदालत में पेश हुई और इंकशाफ किया कि जिनसी ताल्लुक कायम ना करने पर हॉस्टल्स में तालिबात को कत्ल करके खुदकुशी का रंग दिया जा रहा है और इसमें इंतजामिया भी मुलविस है। 3 माह पहले डॉक्टर नौशीन और 2019 में मेडिकल की तालबा डॉक्टर निम्रता कुमारी भी मुबैना खुदकुशी के वाक़यात सामने आ चुकी हैं। DNA रिपोर्ट में डॉक्टर नौशीन और डॉक्टर निम्रता के जिस्म और कपड़ों से एक ही शख्स के नमूने मिले। ताहम सिंध गवर्नमेंट मामलात को संजीदा लेने के लिए तैयार नज़र नहीं आ रही। इसी से मुतालिक सवाल फैसल साहब, मैं आपसे आगाज़ करी हूँ। ज़ाहिर है जब भी हम इस तरह के वाक़यात का जिक्र करते हैं तो वाकई ये रोंगटे खड़े कर देने वाले वाक़यात हैं, लेकिन गवर्नमेंट लेवल पर उस तरह के इकदाम नज़र नहीं आते देखने में। आपके ख्याल में सिंध गवर्नमेंट को ये संगीनी का एहसास क्यों नहीं हो रहा कि ये बड़ा संगीन मामला है, इसको अब अमली तौर पर कुछ नज़र आना चाहिए कि क्या इकदाम हो रहे हैं? देखिए, बहुत ही ज़्यादा जो है वो तशवीशनाक सूरत हाल है। यानी कि हॉस्टलों के इंचार्जेस तो अपनी जगह, जो जामियात के जो प्रोफेसर्स हैं उन पर जो है वो इस तरह के इल्ज़ामात लगना शुरू हो गए। और सिर्फ बात तालिबात तक महदूद नहीं है, अब तो सूरत हाल ये हो गई जो ख़वातीन अराकीन असम्बली है वो भी इस बात के ऐसी नौइयत के इल्ज़ाम जो है वो जामियात के वाइस चांसलर्स के ऊपर जो है वो लगा रही हैं। लेकिन हुकूमत की खामोशी तो अपनी जगह, लेकिन इस सारी सूरत हाल का एक और पहलू भी है कि जो बच्चियाँ इस जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठा रही हैं वो बिलाशुबा जो है वो बहादुर बच्चियाँ हैं। और वो बच्चियां, इनको हमें और आपको जो है ना खुल के जो है ना वो इनकी आवाज़ में आवाज़ मिला के इनके साथ खड़ा होना चाहिए। ये वो बच्चियां हैं कि जो आने वाली नस्ल की बच्चियों की जिंदगियों को और इज्जतों को महफूज कर रही हैं।
अगर ये बच्चियां आज जीत जाएंगी तो ये जो रवैया है, ये आज का रवैया नहीं है, ये बहुत पुराने रवैये हैं। इन रवैयों को रोकने के लिए इन बच्चियां जो है ये बाकायदा ये जहाद कर रही है बच्चियां। इनको हर सतह पे हमें और आपको जो है ना वो खुलकर साथ देना चाहिए। एक बहुत एक मुकद्दस जंग लड़नी है कि इस मुल्क में इतना बड़ा सच बोलना जो है ना आसान काम नहीं है। जिस माशरे में जिस सोसाइटी के अंदर हम रहते हैं ना, तो ये जो सच बोल रही है ये वाकई बहुत मुश्किल काम है। जी ब्रिगेडियर साहब, दुआ सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि अगर हम ये चीज़ें ख़त्म करना चाहते हैं तो नंबर 1 पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट्स जो है ना वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की, जिसमें पुलिस, डिप्टी कमिश्नर्स और चांसलर्स ऑफ रिस्पेक्टिव यूनिवर्सिटी, दे शुड बी अपॉइंटमेंट ऑन मेरिट्स विद गुड एक्सपीरियंस एंड एक्सीलेंट कैरेक्टर रिकॉर्ड। सब सेकंड ये कि पुलिस इन्वेस्टिगेशन शुड बी वेरी प्रॉम्प्ट और अच्छे लोगों को लगाया जाए, और उसके बाद स्पीडी जस्टिस, अकाउंटेबिलिटी। अगर ये चीज़ें हम कर लें तो बहुत क्राइम रेट कम हो जाएगा, एंड दिस इज द ओनली रेसिपी फॉर ऑल प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स। जी सर, देखिए इसमें ये इतने खौफनाक रैकेट्स बने हुए हैं और इसमें ख़वातीन भी शामिल होती हैं इस्तेसाल करने में। और जिस तरह के वाक़यात हुए थे कि पंखे से लटक के खुदकुशी कर ली, और जब घर वाले ये कह रहे थे कि जी हमारी बच्ची को तो प्रॉब्लम कोई नहीं था, वो तो खुशबाश रहने वाली बच्ची थी, तो वहीं से इसका बहुत सीरियस लेना चाहिए था। लेकिन हमारे यहाँ बदकिस्मती ये ना कि हम इंतज़ार करते रहते हैं पहले से ज़्यादा बड़े हादसे की, फिर उसका, और स्पेशली जब तक मीडिया, सोशल मीडिया पे वो उसको हाइप नहीं मिलती, ये हमारी हुकूमतें, हमारी इंतज़ामिया सोई रहती है। और बहुत से मामलात में कुछ बासर लोग मुलव्वस होते हैं, कुछ वडेरे होते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की जा सकती, नहीं होती उनके खिलाफ कार्रवाई। तो ये वाकई फैसल ठीक कह रहे हैं कि ये काबिल तहसीन है ये जो मैदान में आई हैं, और बिल्कुल फुली सपोर्ट करना चाहिए, और इनको बल्कि सैल्यूट करना चाहिए, और इनको शर्म आनी चाहिए इंतजामिया को भी और गवर्नमेंट्स को भी कि इस तरह के वाक़यात रोकने के लिए क्यों नहीं कुछ किया जा रहा। जी आमिर साहब, बात सीधी सी है जी कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, लाहौर सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और प्राइम मिनिस्टर, इन तीनों का किरदार है सिंध गवर्नमेंट के। आप किरदार के चक्कर में ना पड़ें कि मेरिट पे तकरीरियाँ और फिर कहानी बनेगी। ये IB, ISI सारी इंटेलिजेंस एजेंसियों से रिपोर्ट मंगवाएं, करार वाकई सजा के लिए। फिर वही जो हम कल एक वाक़े पे बात कर रहे थे, समरी ट्रायल कोर्ट्स लगाएं, इसमें इंतजामिया मुलव्विस है, इसमें लड़के मुलव्विस हैं, जो भी हैं टीचर्स मुलव्विस हैं, सबको पकड़ें और करार वाकई सजाएं दिनों में मिलनी चाहिए। अदरवाइज ये सिलसिला रुकने वाला नहीं है, ये गप्पों से और सोशल मीडिया से नहीं हल होना। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को चाहिए कि फौरी तौर पे इस मामले का नोटिस लें और बिल्कुल स्पीडी ट्रायल कोर्ट्स मुकर्रर करें। जी इलियास साहब। हाँ जी बिल्कुल, ऐसे वाक़यात तो अव्वल तो होनी नहीं चाहिए। जो देखना चाहिए, जिन बंदों को लगाया जा रहा है, जिनकी तैनाती की जा रही है, उनका पहले रिकॉर्ड चेक करके और ऐसे मामलात में लगाना चाहिए यूनिवर्सिटियों में या कॉलेजेस में। लेकिन ये पता नहीं अब इस पर क्या एक्शन। अभी तक तो जब हमारी गवर्नमेंट तब एक्शन लेती है जब बहुत मामलात बिगड़ जाते हैं, और जब पानी सर से गुजर जाता है उस वक्त हमें होश आती है, और उस वक्त जाके हम बातचीत करते हैं और जाके जी फिर मसले को हल करने की कोशिश करते हैं। इसमें हमें चाहिए कि पहले से इस सिस्टम को देखें, और इसमें ना सिर्फ एक सूबे में बल्कि दूसरे सूबों में भी देखना चाहिए कि तमाम ये मामलात हैं, इनको ठीक किया जाए। अगर नहीं ठीक होता, इनकी नहीं होता, तो ये तो बेसिकली मसला वही है कि इधर ग्रोह बने हुए हैं, ग्रोह बन के जो इनको इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं। और ऐसी बच्चियां जो बिल्कुल जिन्होंने शिकायत की है, बिल्कुल उनको सलूट करना चाहिए, उनको उनकी हौसला अफजाई करनी चाहिए। और इस बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि जो आवाज़ उठाता है उसकी हौसला अफजाई होनी चाहिए, और ऐसे लोगों को सज़ाएं वाकई मिलनी चाहिए। जब तक सज़ाएं नहीं मिलेंगी इन वाक़यात की रोकथाम नज़र नहीं आती कि हो सकेगी। आज के एक्सपर्ट से इतना ही, ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।